हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारी चैनल रीड बुक्स क्लब पर। आज हम ना कोई मोटिवेशनल बुक के बारे में बात करने वाले हैं, ना कोई स्टोरी के ऊपर। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो ना केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, केवल घटनाओं और आंदोलनों का विवरण नहीं है, बल्कि यह उन व्यक्तित्वों की जीवित गाथा है जिन्होंने अपने पूरे जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। इन महान व्यक्तित्वों में एक नाम ऐसा है जो साहस, अनुशासन और क्रांति का प्रतीक बन गया। यह नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वे केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि वे उस चेतना का रूप थे जिसने गुलाम भारत को आत्मसम्मान का अर्थ समझाया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब उद्देश्य राष्ट्र होता है, तब व्यक्तिगत सुख, सुविधा और सुरक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता। सुभाष चंद्र बोस का जीवन संघर्ष, त्याग और अटूट संकल्प की ऐसी कहानी है जो आज भी हर भारतीय के भीतर सोई हुई शक्ति को जगा देती है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस बायोग्राफी को। चैप्टर 1, सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म और पारिवारिक संस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नगर में हुआ था। उनका परिवार शिक्षित, प्रतिष्ठित और अनुशासित था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और समाज में उनका विशेष सम्मान था। माता प्रभावती देवी धार्मिक, करुणामयी और दृढ़ चरित्र की महिला थीं। माता और पिता दोनों के संस्कारों ने सुभाष के व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता से उन्हें अनुशासन, आत्मसम्मान और कर्तव्य का बोध मिला, जबकि माता से त्याग, सेवा और आध्यात्मिक चेतना का संस्कार प्राप्त हुआ। सुभाष अपने माता पिता की 14 संतानों में 9वें स्थान पर थे, लेकिन बचपन से ही उनका स्वभाव सबसे अलग दिखाई देता था। चैप्टर 2, सुभाष चंद्र बोस जी की बाल्यकाल और संवेदनशील मन। बाल्यकाल से ही सुभाष चंद्र बोस गंभीर और विचारशील स्वभाव के थे। वे अधिक बोलने वाले नहीं थे, लेकिन गहराई से सोचने वाले अवश्य थे। उन्हें एकांत प्रिय था और वे घंटों पुस्तकों के साथ समय बिताते थे। अन्य बच्चों की तुलना में वे अधिक संवेदनशील थे। समाज में हो रहे अन्याय और भेदभाव को वे बहुत कम उम्र में ही महसूस करने लगे थे। जब वे देखते थे कि भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा अपमानित किया जाता है, तो उनका मन भीतर ही भीतर विद्रोह से भर उठता था। यही भावना आगे चलकर उनके क्रांतिकारी जीवन की आधारशिला बनी। चैप्टर 3, सुभाष चंद्र बोस जी की प्रारंभिक शिक्षा और चेतना का विकास। सुभाष चंद्र बोस की प्रारंभिक शिक्षा कटक में ही हुई। वे पढ़ाई में अत्यंत प्रतिभाशाली थे और लगभग हर विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे। उनके शिक्षक भी उनकी बुद्धिमत्ता और अनुशासन से प्रभावित रहते थे। विद्यालय के दिनों में ही उन्होंने अनुभव किया कि अंग्रेज शिक्षक भारतीय छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं। यह असमान व्यवहार उनके मन में गहरी पीड़ा और आक्रोश उत्पन्न करता था। वे प्रश्न करने लगे थे कि एक ही देश में जन्मे लोगों के बीच यह भेद क्यों है। इन्हीं प्रश्नों ने धीरे धीरे उनके भीतर राष्ट्रभक्ति की चेतना को जन्म दिया। चैप्टर 4, सुभाष चंद्र बोस जी की कलकत्ता, अपमान और आत्मसम्मान। उच्च शिक्षा के लिए सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता पहुंचे और प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यह संस्थान उस समय भारत के श्रेष्ठ कॉलेजों में गिना जाता था। यहीं एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। एक अंग्रेज प्रोफेसर द्वारा भारतीय छात्रों के अपमान पर सुभाष चुप नहीं रह सके। उन्होंने खुलकर विरोध किया। इसके परिणामस्वरूप उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। यह उनके जीवन की पहली बड़ी टकराव की घटना थी। यह निष्कासन उनके लिए अपमान नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की विजय था। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि सुभाष अन्याय के सामने कभी झुकने वाले नहीं थे। चैप्टर 5, सुभाष चंद्र बोस जी की दर्शन, विवेकानंद और वैचारिक निर्माण। प्रेसिडेंसी कॉलेज से निष्कासन के बाद सुभाष ने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। दर्शन शास्त्र में उन्होंने विशेष रुचि दिखाई और उच्च स्थान प्राप्त किया। इसी समय स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। विवेकानंद की राष्ट्रभक्ति, आत्मबल और सेवा भावना ने सुभाष को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने यह समझ लिया कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा है। यही विचार उनके जीवन का स्थायी मार्गदर्शक बन गया। चैप्टर 6, सुभाष चंद्र बोस जी की संघर्ष की तैयारी। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व पूरी तरह निखर चुका था। उनके भीतर बौद्धिक तेज, भावनात्मक गहराई और अदम्य साहस का संतुलन था। वे केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थे, बल्कि अपने चारों ओर की वास्तविकताओं को गहराई से समझते थे। गुलामी की पीड़ा उन्हें चैन से बैठने नहीं देती थी। वे जान चुके थे कि भारत की स्वतंत्रता केवल इच्छा से नहीं, बल्कि संघर्ष से प्राप्त होगी। यही सोच उन्हें आगे चलकर इतिहास के सबसे साहसी मार्ग पर ले जाने वाली थी।
चैप्टर 7 सुभाष चंद्र बोस जी की इंग्लैंड यात्रा और अंतरात्मा की परीक्षा। शिक्षा पूर्ण करने के बाद सुभाष चंद्र बोस के सामने जीवन का एक निर्णायक मोड़ आया। उनके पिता चाहते थे कि वे भारतीय सिविल सेवा में जाकर उच्च पद प्राप्त करें और समाज में प्रतिष्ठित जीवन जिए। उस समय भारतीय सिविल सेवा, जिसे आईसीएस कहा जाता था, ब्रिटिश शासन की सबसे ऊंची और सम्मानित सेवा मानी जाती थी। बहुत कम भारतीय इस परीक्षा को पास कर पाते थे। पिता की इच्छा और पारिवारिक अपेक्षाओं के कारण सुभाष इंग्लैंड गए और लंदन में रहकर परीक्षा की तैयारी शुरू की। उन्होंने कठिन परिश्रम किया और पूरे मन से अध्ययन में जुट गए। 1919 में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यह उपलब्धि साधारण नहीं थी। पूरे देश में उनके परिवार का नाम गर्व से लिया जाने लगा। लेकिन इस सफलता के क्षण में भी सुभाष के मन में शांति नहीं थी। उनके भीतर एक गहरा संघर्ष चल रहा था। वे स्वयं से प्रश्न कर रहे थे कि क्या वे एक गुलाम देश की सरकार की सेवा कर सकते हैं। हर दिन उनके मन में यह भावना प्रबल होती गई कि अंग्रेजी शासन की नौकरी स्वीकार करना अपने ही देश की गुलामी को स्वीकार करना है। अंततः 1921 में उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय लिया और आईसीएस से इस्तीफा दे दिया। यह निर्णय उनके जीवन का सबसे साहसी कदम था। उन्होंने सुख, सुविधा और सुरक्षित भविष्य को त्याग कर संघर्ष का मार्ग चुना। यह त्याग केवल नौकरी छोड़ने का नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चुनौती थी। चैप्टर 8 सुभाष चंद्र बोस जी की भारत वापसी और कांग्रेस में उदय। आईसीएस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस भारत लौट आए। भारत उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की उथल-पुथल से गुजर रहा था। देश के कोने कोने में आजादी की मांग तेज हो चुकी थी। सुभाष ने स्वयं को पूरी तरह इस आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। वे देशबंधु चित्तरंजन दास के संपर्क में आए और उनके निकट सहयोगी बने। देशबंधु के मार्गदर्शन में सुभाष ने संगठन, प्रशासन और नेतृत्व के गुण सीखे। उन्होंने युवाओं को जागरूक करने का कार्य किया और उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। उनकी वाणी में जोश था और उनके विचारों में स्पष्टता। इसी कारण वे बहुत कम समय में लोकप्रिय हो गए। कांग्रेस के भीतर उनका कद तेजी से बढ़ने लगा। अंग्रेज सरकार उनकी बढ़ती प्रभावशीलता से चिंतित होने लगी। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। जेल में रहते हुए भी सुभाष का संकल्प कमजोर नहीं पड़ा। उन्होंने जेल को भी तपस्या का स्थान बना लिया। उन्होंने देश की स्थिति पर गहराई से विचार किया और यह समझने का प्रयास किया कि स्वतंत्रता के लिए कौन सा मार्ग सबसे प्रभावी हो सकता है। वे मानते थे कि केवल याचिकाओं और आंदोलनों से अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे। उनके अनुसार राष्ट्र को संगठित, अनुशासित और शक्तिशाली बनाना आवश्यक था। यही सोच उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती थी। चैप्टर 9 सुभाष चंद्र बोस जी की गांधी जी से मतभेद और वैचारिक टकराव। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों ही भारत की आजादी के लिए समर्पित थे, लेकिन उनके विचारों में मूलभूत अंतर था। गांधी जी अहिंसा, सत्याग्रह और नैतिक दबाव में विश्वास रखते थे। सुभाष गांधी जी का सम्मान करते थे, लेकिन वे मानते थे कि अंग्रेज सरकार केवल शक्ति की भाषा समझती है। उनके अनुसार सशस्त्र संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बिना स्वतंत्रता संभव नहीं थी। यह वैचारिक अंतर धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक सोच और मजबूत राष्ट्रीय ढांचे की योजना प्रस्तुत की। 1939 में वे पुनः अध्यक्ष बने, लेकिन पार्टी के भीतर उनके विचारों का तीव्र विरोध हुआ। गांधी समर्थक गुट उनसे असहमत था। अंततः वैचारिक संघर्ष इतना बढ़ गया कि सुभाष को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह घटना उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। यह स्पष्ट हो चुका था कि सुभाष चंद्र बोस आजादी के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार थे। उनका मार्ग कठिन था, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। यही संकल्प आगे चलकर उन्हें इतिहास के सबसे साहसी क्रांतिकारियों की श्रेणी में स्थापित करने वाला था। चैप्टर 10 सुभाष चंद्र बोस जी की गिरफ्तारी, नजरबंदी और भीतर जलती आग। कांग्रेस से अलग होने के बाद सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार की दृष्टि में और भी अधिक खतरनाक बन गए। उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा था और युवा वर्ग उन्हें एक नए मार्गदर्शक के रूप में देखने लगा था। ब्रिटिश शासन को यह भय सताने लगा कि यदि सुभाष को खुला छोड़ दिया गया तो वे एक सशस्त्र विद्रोह खड़ा कर सकते हैं। इसी कारण उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया और कठोर परिस्थितियों में जेल में रखा गया। जेल में सुभाष का स्वास्थ्य गिरने लगा,
लेकिन उनका मन और संकल्प पहले से अधिक मजबूत होता चला गया। बाद में अंग्रेज सरकार ने उन्हें कलकत्ता स्थित उनके घर में नजरबंद कर दिया ताकि वे किसी प्रकार की गतिविधि न कर सकें। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे जिस व्यक्ति को कैद करना चाहते हैं वह दीवारों से नहीं, विचारों से चलता है। नजरबंदी के दौरान सुभाष ने गुप्त रूप से विदेश जाने की योजना बनाई। उन्हें यह स्पष्ट हो चुका था कि भारत के भीतर रहकर अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेना संभव नहीं है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और सैन्य शक्ति की आवश्यकता थी। यह सोच उनके भीतर एक नई रणनीति का जन्म कर रही थी जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाली थी। चैप्टर 11 सुभाष चंद्र बोस जी की ऐतिहासिक पलायन और विश्व यात्रा। 1941 की एक ठंडी रात भारतीय इतिहास की सबसे साहसी घटनाओं में दर्ज हो गई। सुभाष चंद्र बोस ने साधु का वेश धारण किया, लंबा कोट पहना और चुपचाप अपने घर से निकल पड़े। अंग्रेज खुफिया एजेंसियां उनके घर के बाहर तैनात थीं, लेकिन सुभाष उनकी आंखों में धूल झोंककर निकल गए। यह पलायन केवल एक व्यक्ति का नहीं था, यह ब्रिटिश सत्ता की विफलता का प्रतीक था। सुभाष पहले अफगानिस्तान पहुंचे, फिर सोवियत संघ और उसके बाद जर्मनी गए। जर्मनी में उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया और अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और रेडियो के माध्यम से भारतवासियों को संबोधित किया। उनका स्वर दूर दूर तक गूंजने लगा। बाद में वे जापान पहुंचे, जहां उन्हें भारतीय युद्धबंदियों और प्रवासी भारतीयों का व्यापक समर्थन मिला। उनकी यात्राएं कठिन थीं, रास्ते खतरनाक थे, लेकिन उनका उद्देश्य अडिग था। वे हर कदम पर केवल भारत को देख रहे थे। यह यात्रा उन्हें एक राजनेता से सेनानायक में बदल रही थी। चैप्टर 12 सुभाष चंद्र बोस जी की आजाद हिंद फौज और दिल्ली चलो। जापान पहुंचने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। यह सेना केवल हथियारबंद सैनिकों का समूह नहीं थी, बल्कि यह भारत की आजादी का चलता फिरता सपना थी। इसमें भारतीय युद्धबंदी, श्रमिक, व्यापारी और छात्र शामिल थे। सुभाष ने सैनिकों में अनुशासन, आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना भर दी। उनका प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हर सैनिक की आत्मा में उतर गया। उन्होंने महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना की, जो भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था। आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई और अंडमान निकोबार द्वीपों को स्वतंत्र घोषित कर उनका नाम शहीद और स्वराज रखा गया। 1944 में आजाद हिंद फौज ने दिल्ली चलो का नारा दिया और भारत की ओर कूच किया। यद्यपि सैन्य परिस्थितियां प्रतिकूल थीं और अंततः सफलता नहीं मिली, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत गहरा था। इस संघर्ष ने भारतीय जनता और सेना के मन में स्वतंत्रता की आग और तेज कर दी। अंग्रेज सरकार समझ चुकी थी कि भारत अब डरने वाला नहीं रहा। आजाद हिंद फौज की लड़ाई भले ही सीमित रही हो, लेकिन उसने गुलामी की नींद हिला दी। सुभाष चंद्र बोस अब केवल नेता नहीं, बल्कि एक जीवित किंवदंती बन चुके थे। चैप्टर 13 सुभाष चंद्र बोस जी की युद्ध की पराजय और बदलती परिस्थितियां। 1944 के बाद विश्व युद्ध की दिशा बदलने लगी। जापान और जर्मनी धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। आजाद हिंद फौज को जिस अंतर्राष्ट्रीय सैन्य समर्थन की उम्मीद थी, वह कम होता चला गया। बर्मा और भारत की सीमाओं पर लड़ाई कठिन होती गई। सैनिकों को भोजन, दवाइयों और हथियारों की भारी कमी का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद आजाद हिंद फौज का मनोबल टूटा नहीं। सुभाष चंद्र बोस हर परिस्थिति में अपने सैनिकों के साथ खड़े रहे। वे स्वयं सबसे आगे रहकर नेतृत्व करते थे। पराजय के बाद भी उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल युद्धभूमि तक सीमित नहीं होता, बल्कि वह विचारों और चेतना में जीवित रहता है। युद्ध की समाप्ति के साथ आजाद हिंद सरकार भी औपचारिक रूप से समाप्त हो गई, लेकिन इसका प्रभाव भारत के जनमानस में गहराई से समा चुका था। जब आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमे चलाए गए, तो पूरे भारत में असंतोष फैल गया। भारतीय सेना और नौसेना में विद्रोह की भावना जन्म लेने लगी। अंग्रेज सरकार यह समझ गई कि अब भारत पर शासन करना पहले जैसा आसान नहीं रहा। यहीं से ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलने लगी। यद्यपि सुभाष चंद्र बोस युद्ध में विजयी नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने वह कर दिखाया जो दशकों की राजनीति भी नहीं कर सकी। उन्होंने भारतीयों के मन से भय को निकाल दिया। चैप्टर 14 सुभाष चंद्र बोस जी की रहस्यमयी अंत और अनुत्तरित प्रश्न। 18 अगस्त 1945 को यह समाचार फैल गया कि सुभाष चंद्र बोस की ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। यह खबर पूरे भारत में बिजली की तरह फैल गई। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतना साहसी, इतना जीवट व्यक्ति अचानक इस तरह समाप्त हो सकता है।
अनेक लोगों ने इस घटना पर संदेह व्यक्त किया। कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया। न शव मिला, न अंतिम संस्कार की पुष्टि हुई। वर्षों तक इस विषय पर जांच समितियां बनी, रिपोर्टें आईं, लेकिन सच्चाई आज भी रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना था कि नेताजी जीवित थे और गुप्त रूप से साधु के रूप में भारत में रहे। कुछ ने कहा कि वे सोवियत संघ चले गए। सच्चाई चाहे जो भी हो, एक बात स्पष्ट है कि नेताजी का अंत उतना ही रहस्यमय था जितना उनका जीवन साहसी। यह रहस्य ही उन्हें साधारण मनुष्य से ऊपर उठाकर एक किंवदंती बना देता है। शायद नियति ने भी उन्हें इतिहास की सीमाओं में बांधना स्वीकार नहीं किया। नेताजी किसी एक तारीख या घटना में समाप्त होने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे विचार थे, और विचार कभी मरते नहीं। चैप्टर 15 सुभाष चंद्र बोस जी की विरासत, प्रेरणा और अमर संदेश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सबसे बड़ी विरासत उनका अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण है। उन्होंने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं, बल्कि मानसिक मुक्ति भी है। उन्होंने अनुशासन को शक्ति बनाया और बलिदान को सम्मान। उनका जीवन यह संदेश देता है कि जब देश पुकारे तो व्यक्तिगत सुख पीछे छूट जाते हैं। नेताजी ने महिलाओं को सशक्त किया, युवाओं को नेतृत्व दिया और भारतीयों को आत्मसम्मान का अर्थ समझाया। आजाद हिंद फौज भले ही भौतिक रूप से अस्तित्व में न हो, लेकिन उसकी आत्मा आज भी हर उस भारतीय में जीवित है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। आज का भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें नेताजी के विचारों की गूंज स्पष्ट सुनाई देती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि आजादी बनाए रखने के लिए भी उतना ही साहस चाहिए जितना उसे प्राप्त करने के लिए चाहिए। जब भी देश संकट में होता है, नेताजी का स्वर गूंजता है, उठो, जागो और अपने कर्तव्य को पहचानो। वे इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं हैं। वे हर तिरंगे में, हर नारे में और हर उस दिल में जीवित हैं जो भारत को सर्वोपरि मानता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर हैं, क्योंकि जिन्होंने राष्ट्र के लिए जिया हो, वे कभी मर नहीं सकते। उनका जीवन हमें यह विश्वास देता है कि भारत तब तक जीवित रहेगा, जब तक उसके भीतर बलिदान की भावना जीवित रहेगी। जय हिंद। आशा करता हूं ये सुभाष चंद्र बोस जी की बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी दिल में सुभाष चंद्र बोस जी के लिए थोड़ा सा भी प्रेम जगा हो तो इस वीडियो जरूर लाइक करना और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना, ताकि ये वीडियो आपकी जैसी और भी देशप्रेमी तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी और भी स्वाधीनता संग्रामी की बायोग्राफी सुन सके। मिलते हैं और एक बड़े स्वाधीनता संग्रामी की बायोग्राफी के साथ। धन्यवाद।